नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे आपदा की घड़ी, माननीय और नौकरशाही में तनी। उत्तराखंड के देहरादून में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा में बादल फटने से पूरे देहरादून में जान माल का नुकसान हुआ है, जिससे कई दुकानें बह गई और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुछ लोग अभी भी लापता हैं। इस बीच एक वीडियो ने सिस्टम को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जब जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच समन्वय नजर आना चाहिए, ऐसे समय में दोनों के बीच आपसी बातचीत और व्यवहार को लेकर टकराव नजर आ रहा है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। देहरादून में आपदा के बीच मसूरी विधायक व कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और जिलाधिकारी सविन बंसल के बीच बातचीत का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मंत्री ने डीएम को फोन न उठाने पर सार्वजनिक स्थान पर गुस्सा जाहिर कर दिया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने भी मंत्री गणेश जोशी की बात सुनकर हाथ जोड़ा और आगे बढ़ गए। इस दौरान जिलाधिकारी, एसएसपी समेत कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। अब इस वीडियो को लेकर कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं विपक्ष भी जिलाधिकारी सविन बंसल के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है और मंत्री गणेश जोशी के व्यवहार पर सवाल खड़े कर रहा है। आज इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आई आपदा के बीच शासन प्रशासन से लेकर पूरी मशीनरी जुटी हुई है। हर कोई अपने स्तर से इस आपदा की घड़ी में आपदा प्रभावितों को राहत दिलाने में जुटा हुआ है। लेकिन इस बीच एक वीडियो ने सिस्टम को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जब जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच समन्वय नजर आना चाहिए, ऐसे समय में दोनों के बीच आपसी बातचीत और व्यवहार को लेकर टकराव नजर आया, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। देहरादून में आपदा के बीच मसूरी विधायक व कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और डीएम सविन बंसल के बीच संवाद का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मंत्री ने डीएम को फोन न उठाने पर सार्वजनिक स्थान पर गुस्सा जाहिर कर दिया। डीएम ने भी सुनकर हाथ जोड़ा और आगे बढ़ गए। इस दौरान डीएम, एसएसपी समेत कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। अब इस वीडियो को लेकर कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। बताया जा रहा है कि मंत्री गणेश जोशी दिल्ली में थे। सोमवार रात बादल फटने के बाद मंत्री देहरादून के लिए निकल गए। इस बीच मंत्री ने कई अधिकारियों और डीएम को फोन लगाया। डीएम का फोन नहीं उठा। मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि उच्च अधिकारियों और सीएम कार्यालय में फोन किया तो डीएम ने पलटकर बात नहीं की। मंगलवार को मंत्री आपदाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण करने निकल गए। इस बीच उनका सामना डीएम और एसएसपी से हो गया। वायरल वीडियो में मंत्री गणेश जोशी डीएम देहरादून को कह रहे हैं कि कई बार कॉल किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दिया। उसके बाद गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री कार्यालय में फोन किया, तब कहीं जाकर सविन बंसल का फोन आया। मंत्री गणेश जोशी ने सविन बंसल से कह दिया कि तुम्हारा एसडीएम फोन उठाता है, एडीएम फोन उठाता है, लेकिन तुम फोन नहीं उठाते हो। जब मुख्यमंत्री कार्यालय में फोन किया तब तुम फोन उठाते हो। सविन बंसल ने इतना सुना और नमस्कार कहकर आगे निकल गए। विपक्ष भी अपने अपने तरीके से इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि अफसरशाही बेलगाम हो गई है, तो कुछ कह रहे हैं कि मंत्री का व्यवहार सही नहीं है। सॉरी सर। आपको तो 3 साल में आ रहे हैं कि पता नहीं क्यों आ गया। नहीं, आप भी देख रहे हैं। नहीं, आप घर से मेरे को 3 साल में काम आई रहो। पूरे दिनों में तो सर देखते हैं यहाँ पे वो गवर्नमेंट ठीक कर दे अपना। क्या हुआ? रात को चीफ सेक्रेटरी ने फोन उठा लिया, वीरेंद्र शंकर ने फोन उठा लिया, उनके एसडीएम ने फोन उठा लिया। अब तक हमने फोन किया, साहब जो है जब सुबह सीएम किया मैंने फोन किया, तब जाके फोन उठ रहा है। का नया सिंघम कल्चर के रूप में मैं इसको देखती हूँ। और शुरुआत हुई थी रितु खंडूरी जी से, जिन्होंने सरेआम फोन मिलाया मिस्टर सिन्हा को और एक टूटे हुए पुल के लिए हड़काने और गरियाने लगी। उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ा और मुन्ना सिंह चौहान को तो गोया घर में फोन करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। वो चौराहों पर आकर, गलियों में, सड़कों पर खड़े होकर ही फोन करते हैं अधिकारियों को और फिर जोर जोर से अवैध खनन को लेकर या किसी और काम को लेकर बीच सड़क पर सार्वजनिक तौर पर हड़काते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब गणेश जोशी इसमें पीछे क्यों रहते?
गणेश जोशी के समझ में ये नहीं आ रहा है कि सविन बंसल बहुत पढ़ाई करके अपनी एड़ियां घिसकर खून पसीना बहाकर वहां पहुंचे हैं जहां पर वो हैं, और आपदा के समय पर फोन उठाने से ज्यादा भी जरूरी काम एक जिलाधिकारी को होते हैं। रूप से अपनी गलतियों के छुपाने की खींच माननीय विधायक जी हमारे यहाँ के देहरादून के डीएम बंसल जी पे उतार रहे थे, और निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि उन्हें अब वो एहसास हो गया है कि चुनावी गणित को साधने के लिए उन्होंने जिन गरीब जनमानस को वहां पर अवैध तरीके से बसाने का कार्य करा, और आज जब इतनी बड़ी आपदा इस प्रदेश में आई है, विशेष रूप से देहरादून में आई है, तो सबसे ज्यादा खामियाजा आज उसी जनता को भुगतना पड़ रहा है जो अवैध रूप से वहां पर बसाए गए, जिन्हें समय रहते यदि इस बात को सचेत कर दिया जाता कि जिस जगह पर उन्हें बसाया जा रहा है भविष्य में यहाँ पर आपदा आने पर सबसे ज्यादा नुकसान उनको होने वाला, जान माल की हानि उनको होने वाली है। देखिए, दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। पहली बात जो आपने ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस की बात की, डेमोक्रेसी में दोनों के पास अलग अलग अधिकार हैं। देखो, और दोनों एक तरह से जनसेवक हैं। अगर कोई जनप्रतिनिधि चुना जाता है वो भी जनता की सेवा के लिए चुना जाता है, और कोई ब्यूरोक्रेट्स अगर परीक्षा पास करके आता है वो भी जनता की सेवा के लिए आता है। यानी दोनों की इक्वलिटी है। अगर आप वेतन की बात करते हो तो एक फिक्स वेतन में काम करता है, एक आदमी मानदेय में काम करता है, लेकिन दोनों को मर्यादित होकर के काम करना चाहिए, और लक्ष्मण रेखा किसी को भी पार नहीं करनी चाहिए। वहीं देहरादून में आपदा ने भारी तबाही मचाई है। प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में अभी भी तेज दौर की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून और नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी तेज दौर की बारिश की संभावना है। वहीं पुलों और मार्गों के क्षतिग्रस्त होने के कारण देहरादून में कई रूट डाइवर्ट रहेंगे। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि जनता से पुलिस की व्यवस्था में सहयोग की अपील की गई है। वैकल्पिक मार्गों पर संकेतक बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। मसूरी का रास्ता बुधवार को भी बंद रहेगा। विकास नगर से देहरादून शहर की ओर जाने वाले ट्रैफिक को धूलकोट तिराहा से डाइवर्ट किया जाएगा, जो कि सिंघनी वाला चौराहा से नया गांव होते हुए देहरादून शहर में प्रवेश करेंगे। भाववाला, सुदधो वाला, झाझरा से देहरादून शहर की ओर आने वाले ट्रैफिक को बालाजी धाम से डाइवर्ट किया जाएगा, और बड़ो वाला होते हुए प्रेमनगर, आईएसबीटी देहरादून शहर में प्रवेश करेंगे। इसी रूट से इन स्थानों की ओर वापस जाएंगे। देहरादून शहर से विकासनगर, सहसपुर, झाझरा, सेलाकुई जाने वाले ट्रैफिक को रगड़वाला तिराहे से डाइवर्ट कर बड़ोवाला होते हुए सिंघनी वाला तिराहे से धूलकोट होते हुए भेजा जाएगा। हिमाचल, चंडीगढ़, पांवटा साहिब जाने वाले व्यक्ति सेंट ज्यूड चौक, बड़ोवाला, विकासनगर होते हुए जाएंगे। जिन लोगों को सहारनपुर से देहरादून आना है वे सामान्य रूट से आवागमन कर सकते हैं। जिन लोगों को नेपाली फार्म से देहरादून, ऋषिकेश आना है वे सामान्य रूट से आवागमन कर सकते हैं। देखिए, जो हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं और लोग सामान्यतः भी निकलते हैं, तो खासकर जैसे मसूरी के टूरिस्ट उनको अलर्ट कर दिया गया है कि कोई भी चेकआउट ना करे जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो, और जो भी नए टूरिस्ट आ रहे हैं जिनकी बुकिंग वगैरह है उनको भी इन्फॉर्म कर दिया जाए। साथ ही साथ जो है जगह जगह हमने अगर इस तरह के टूरिस्ट या लोग जा रहे हैं तो उनको भी हम अलर्ट कर रहे हैं। जहाँ पर रोड टूटी है या जहाँ पर यातायात डाइवर्जन है वहाँ पर हमने ट्रैफिक की पुलिस लगाई हुई है। तो देखते हैं अभी क्या परिस्थितियाँ बनती है, हिसाब से उस पर निर्णय लेकर हम डाइवर्जन प्लान चला रहे हैं। देखिए, जहाँ जहाँ पर भी अफेक्टेड हमारी लोकेलिटीज़ हुई थी और कनेक्टिविटी बाधित हुई थी उन सबका दौरा किया जा चुका है लगभग। और अभी क्योंकि ये हमारा लास्ट पॉइंट था जहाँ पर कैजुअलिटीज़ कुछ रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन ज़्यादा लॉस यहाँ पे कनेक्टिविटी का है। तो कैसे हमको जो हमारे विलेजेस और जो वार्ड्स हैं वो कट ऑफ हो गए हैं उनको किस तरह से हमें सस्टेन करना है, एसेंशियल सप्लाईज पहुँचानी है, उस पर प्लान किया जाएगा एक बार वहाँ पर स्वयं विजिट करके। आपको बता दें कि ब्यूरोक्रेट्स को लेकर पहले भी मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को विधायकों व मंत्रियों की तरफ से शिकायतें दी गई थी कि जनता की जरूरत के समय अधिकारी फोन पर बात तक नहीं करते हैं। अब तो सोशल मीडिया में मंत्री गणेश जोशी और डीएम का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लोग भी अपने अपने तरीके से इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अफसरशाही बेलगाम हो गई है, तो कुछ कह रहे हैं कि मंत्री का व्यवहार सही नहीं है। अब आप ही इस चर्चा में बताएं कि आखिर प्रदेश में चल क्या रहा है, क्या मंत्री सही है या नौकरशाह। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में सतीश चंद्र, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, मंजू त्रिपाठी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, मीनाक्षी घड़ियाल जी, महामंत्री यूकेडी, पीछे थपलियाल, वरिष्ठ नेता यूएसएसएम, रतनमणि ढोभाल जी हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे मंजू त्रिपाठी जी के साथ में। मंजू जी, विपक्ष डीएम 7 बंसल के साथ नजर आ रहा है, क्या आपत्ति है? क्या नौकरशाही और मंत्रियों के बीच जो है वो ठन गई है? क्योंकि जो बिहेवियर कह लें, बॉडी लैंग्वेज कह लें, वीडियो में देखने को मिला, वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा था। बिल्कुल गरिमा जी, सर्वप्रथम मैं अपने सभी साथी मित्रों को नमस्कार करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और सबके कुशल भविष्य और की कामना करती हूँ, क्योंकि इस समय हम बहुत बड़ी आपदा से गुजर रहे हैं। और अभी तक तो पहाड़ों में जो हो रहा था, लेकिन जिस तरह से महाप्रलय कल देहरादून में आया वो चिंतनीय है। वो चारों तरफ त्राहिमाम जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कई अपने साथियों को, कई लोगों को हमने गंवा भी दिया है। उन सबके लिए मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ। और जहां तक मैं बात कल सामने आई, बहुत ही चिंताजनक बात है कि जहां एक तरफ हमारा डीएम दिन रात अपने काम में लगा हुआ है, कहीं अस्पताल में आप देखिए कि जनरल आम जनता के बीच में जाके वो पर्ची कटवा कर और अस्पताल में निरीक्षण करते हैं कि किस बहाने से। तो उस डीएम को सैल्यूट करती हूँ मैं, जो दिन रात अपने कार्य को कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। आपदा हो चाहे कोई जो है बंसल जी कोई अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे थे जो उन्होंने फोन नहीं उठाया, क्या जब वो आपदा के क्षेत्र में, और उनसे इस तरह का व्यवहार कि क्या बोलते हैं, अपने हाव भाव ठीक कर लो। आप सबने बॉडी लैंग्वेज देखी है, वो शोभा नहीं देता है। एक वो भी बहुत अच्छे पद पर जो है इतने बड़े लेवल पे इतनी पढ़ाई लिखाई करके ऐसे मर्यादित पद पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे डीएम, और वो भी देहरादून डीएम के साथ इस तरह का व्यवहार जो है बहुत ही चिंताजनक है। मंत्री जी ने जो किया वो कदापि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और आप लोगों ने देखा कि डीएम साहब ने खुद अपनी सौम्यता, अपने संस्कार का परिचय देते हुए मात्र हाथ जोड़ के निकल गए। उन्होंने कोई भी आर्गुमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन वहीं हमारे मंत्री जी ने क्या किया वो आप सब ने देख लिया। तो कुछ नहीं, ये सबको अपने अपने संस्कार बताते हैं। और वो जो है डीएम जो बंसल जी, उन्होंने साबित किया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जे जस करे ते फल चाखा वाली बात है। तो कर्म में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, और मेरे ख्याल से जब से बंसल जी आए हैं, देहरादून की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। तो इस तरह का व्यवहार जो है मंत्रियों द्वारा किया जाना कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाए। आपने देखा कि हर मंत्री, हमारे शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हो, चाहे प्रीतम सिंह जी हो, चाहे अपने अपने क्षेत्र के विधायक गण हो, सब लोग किस तरह से हर आपदाग्रस्त क्षेत्र में डटे हुए थे। जहां जिससे बन पड़ा वो किसी न किसी रूप में अपनी जो है सेवा दे रहे हैं। तो मंत्री गणेश जोशी जी अगर क्षेत्र में गए और तो उन्होंने कोई एहसान नहीं कर दिया। इस तरह से डीएम से इस तरह का बात करना उनका किसी को भी शोभा नहीं दिया। अभी मेरे साथी वक्ता भी बताएंगे कि उनका व्यवहार इन्हें अच्छा लगा या जनता को अच्छा लगा। आज मैं पूरे दिन मैंने देखा कि यही चर्चा रही कि मंत्री जी को इस तरह का व्यवहार सबके सामने जो है अपमानजनक बातें इस तरह से डीएम से नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास में, और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सतीश चंद्र जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। सतीश जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कह गया है। मंत्री जी का सार्वजनिक रूप से डीएम के साथ इस तरीके का व्यवहार, फोन न उठाने को लेकर, हालांकि डीएम उस वक्त सिर्फ हाथ जोड़कर चले गए, उन्होंने किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए गरिमा जी, पहले तो जो आपदा उत्तराखंड में आ रही है और जो आई भी है, तो उसमें जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उसका हमें बहुत ही ज्यादा दुख है, और उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित भी करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। और जो उनके परिजन है उनके साथ हमारी सरकार कंधे से कंधा मिला के सदैव खड़ी है, और उनके हर सुख दुख में साथ में रहेगी। और ये बात गरिमा जी जो आ रही है आज, जिसपे हमारी चर्चा चल रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस पहले अपना ये बताए कि इस समय ही इनको राजनीति का समय मिलता है,
जब 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 हमारा प्रदेश इस भयंकर आपदा से जूझ रहा है, उस समय हमारे जो प्रदेश में जो सरकार को और विपक्ष को एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, उसमें कांग्रेस राजनीति करती है। उसमें कांग्रेस को दिख रहा है कि डीएम और माननीय मंत्री जी के बीच में क्या हो रहा है, उस बात को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। ये सबसे पहले तो इनको ये सोचना चाहिए था कि इस प्रदेश में जो आपदा आई है, जो कल इतनी भयंकर आपदा आई है देहरादून राजधानी में, तो उसमें इन लोगों को पहले तो सांत्वना के 2 बोल बोलने चाहिए थे। लेकिन ये सीधे गणेश जोशी जी जो माननीय कैबिनेट मंत्री और डीएम है, उनकी बातों को शायद आपने मेरी डिबेट सुनी नहीं, पहले मैंने वही बोला था। ठीक है मंजू जी, ठीक है, उनको सुन लीजिए पूरा। मंजू जी प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज मंजू मेरी जी। बड़ी दीदी है मंजू जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे बैठ के बोल रही हैं, लेकिन जो आपके मुख्य प्रवक्ता है, जो कांग्रेस की ऑथेंटिक जो आपकी मेन जो लाइन जो जारी करती हैं, वो बोल रही हैं कि हम अपने बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाने की सोचते हैं और मंत्री ऐसा उनके साथ बेइज्जती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक मंत्री, एक विधायक, उसका जो जवाबदेही होती है एक अधिकारी के समान ही होती है, लेकिन उससे ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि वो चुना हुआ होता है, वो जनप्रतिनिधि होता है। वो कोई एग्जाम पास करके या परीक्षा देके वो आईएएस या आईपीएस नहीं बना होता है। वो विधायक जो बनता है वो जनता के वोट से बनता है, उनके प्रति उसकी जवाबदेही ज्यादा होती है। वो एक रात पहले ही दिल्ली से आते हैं, एक अर्जेंट मीटिंग को वहां छोड़ के, जब उन्हें पता चलता है कि क्षेत्र में आपदा आई है, तो वो वहां से मीटिंग छोड़ के आनंद फानंद में देहरादून पहुंचते हैं। और वो सुबह सुबह जब वहां पहुंचते हैं तो उसके बाद वो फोन करते हैं, अगर फोन नहीं उठता है तो वो अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने ना कोई बदतमीजी करी ना कुछ करा। हाँ, एक रोष होता है, एक अंदर से छटपटाहट होती है कि भाई क्षेत्र में आपदा आई है तो मुझे बढ़ चढ़ के कुछ भी हो सके, अधिकारियों से भी फीडबैक लेना, सारी चीजें करनी। तो उस हिसाब से उन्होंने कॉल करा होता और फोन नहीं उठा तो उसकी नाराजगी उन्होंने जाहिर करी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तरफ तो आप बोलते हैं कि अफसर यहाँ कार्य नहीं करते, और आज जब इस तरह के वाकये और वीडियो सामने आ रहे हैं तो आज आप सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आप करना क्या चाहते हैं पहले ये तो क्लियर करिए। आपके पास कोई मुद्दे ही नहीं है, आपके पास कोई कुछ बातें ही नहीं है करने को, तो आप इस तरह की बातें उछाल रहे हैं समाज में और प्रदेश में। मैं कहना चाहता हूं कि इन चीजों से थोड़ा सा कांग्रेस को भी परहेज करना चाहिए, और ये जो आपदा का समय है इसमें पक्ष के साथ विपक्ष को भी कंधे से कंधा मिला के खड़े रहने की जरूरत है, और तभी हमारा जो प्रदेश है वो आपदा से मुक्त हो पाएगा और इससे आगे बढ़ पाएगा। लौटेंगे आपके पास में और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी घड़ियाल जी हमारे साथ में है, महामंत्री यूकेडी की ओर से, उनका रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी जी क्या कहना चाहेंगी? अभी आपने बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी दोनों के पक्ष सुन लिए। ये ठीक बात है कि आईपीएस या आईएएस ऑफिसर्स का अपना एक सम्मान होता है, और मंत्री क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं उनका भी वही काम है, लेकिन ये जो पूरा वाकया हुआ इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो सीधे सीधे सरकार से जुड़ा होता है, चीफ सेक्रेटरी से जुड़ा होता है। और जो मंत्री जी हैं, मंत्री जी का इस प्रकार पब्लिकली उनका अपमान करना ये गलत है। क्योंकि यदि अगर कोई भी, देखिए सबसे पहले तो ये दर्शाता है कि जो कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में कहीं तनाव है, जिसको उन्होंने पब्लिकली जो है वो शो कर दिया जिस इस तरह की टिप्पणी करके। लेकिन उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि मंत्री जी को ये समझना चाहिए कि वो एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, और प्रशासनिक अधिकारी को यदि उनको कोई शिकायत है, कोई कंप्लेंट है, तो वो तरीके से उसको लिखित रूप में लिख दें या फिर सरकार में इसकी शिकायत दर्ज करें। लेकिन पब्लिकली इस तरह अपमान करना ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए भी एक गलत संदेश जो है वो जनता के बीच में जाता है। तो हमारे जो हिसाब है, हमारे हिसाब से तो यही है कि मंत्री जी ने ये बहुत गलत तरीके से उन्होंने अपना व्यवहार किया। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भाजपा के जो नेता हैं, और नेता होने के साथ साथ वो एक मंत्री भी हैं, तो मंत्री जी जो हैं, जो इनका हम जानते हैं इनका व्यवहार जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, ये लोग जो है सत्ता के नशे में, अपने आखंड घमंड में इस तरह से डूबे हुए हैं कि ये एक प्रशासनिक अधिकारी का अपमान भी खुलेआम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब शर्मनाक है, हम तो यही कहेंगे, और बहुत गलत है। आपके पास में और मेहमानों का रुख कर लेंगे। पीछे थपलियाल जी हैं, वरिष्ठ नेता यूएसएसएम की ओर से, बहुत स्वागत सर आपका। थपलियाल साहब, देखिए एक तरफ प्रदेश में आपदा है, सियासत है, लेकिन ये जो विवाद जिस पर सियासत शुरू हुई है ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। नौकरशाही और
पूरी तरीके से अगर मंत्रियों की बात कर ले, हमेशा से ये कहा जाने लगा है कि सरकार की नहीं सुनते, कई बार नौकरशाही हावी हो जाती है। यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिला आपको? देखो, उत्तराखंड एक बहुत ही ऐसा राज्य रहा है जो संस्कृति और संस्कारों के लिए जाना जाता है। हमारे दादा भूलों की संस्कृति बहुत ही मान्य है और उसको लात मारने वाली पार्टी, जिसको मैं रावणी राजनीति का द्योतक बोलता हूँ, उन लोगों ने आज मेरे राज्य को ऐसे मतलब उसका मान सम्मान खत्म कर दिया है। यहीं पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये युवा प्रवक्ता, ये एक बड़ी नेत्री है, हमारी भी कांग्रेस पार्टी की है, और उनको अपमानित कर रहे हैं कि साहब ये राजनीति कर रही है। जबकि इस टॉपिक आज जो इस पैनल में हम बैठे हैं, इसी विषय पर डिस्कस करने के लिए बैठे हैं कि क्या मंत्री का व्यवहार जो डीएम है उसके प्रति अनुकूल था कि प्रतिकूल था। इस पे एक डिबेट है, और इस डिबेट को अगर कोई राजनीति करना बोलेगा तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उसको सद्बुद्धि दे, क्योंकि आज जो स्थिति है मेरे राज्य की, जिस नेता के बारे में हम, जिस दुर्दांत नेता के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने आए हैं, इसने एक बार हल्द्वानी में शुरू में याद होगा, खुद गृह मंत्री ने इसको धमकाया था, चुप सिट डाउन यार, गेट आउट किया था हल्द्वानी की बैठक में इस प्रवृत्ति के व्यक्ति को। फिर वो यही व्यक्ति है जिसने चेतक की टांग तोड़ी थी। एक जानवर, एक माना हुआ हमारा घोड़ा पुलिस लाइन का, उसकी टांग तोड़ने वाला ये वही व्यक्ति है जिसने सैन्य धाम में एक ही 2 टेंडर करके वहां पे जो भ्रष्टाचार फैलाया है, जिसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है और ये सरकार उसको अनसुना की है। वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति के बेटे के पास 1 करोड़ की गाड़ी है, तो ये एक सिंपल सिपाही था और भाग के आया था वहां से, आज बेशुमार दौलत का ये रावणी नेता आज उत्तराखंड की राजनीति में कलंक है, कलंक कहूंगा इसको, क्योंकि इस व्यक्ति ने जो राजनीति की एक मर्यादाएं होती हैं उसको लांघा है। आज विधायिका का क्या काम होना चाहिए, आज कार्यपालिका का क्या काम होना चाहिए, इस दारुण घड़ी में जहां खून के आंसू आ रहे हैं पूरे मेरे पहाड़ के लोगों को, वहां पे ये दुर्दांत रावण अपने अहम के कारण उन लोगों को अपमानित कर रहे हैं जो जमीन में काम करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, व्यक्ति को अपमानित किया है, इसके कोई शब्द नहीं है इस व्यक्ति के लिए। इसके लिए जो है, इसके लिए देख, वो ऑलरेडी इसको निकालने के लिए वो बैठा हुआ था, यहाँ पूरा इंक्वायरी हो रही थी, उस इंक्वायरी वाले जज को ही इन्होंने बाहर कर दिया। इसका मतलब जो हम ये बोलते हैं कि माफियों में खेलता हुआ ये राज्य, ये अभागा राज्य जो 42 साधकों के बाद बना है, उस राज्य को इन रावणों ने निगल लिया है। इस रावण का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसको सीधा है ऊपर से है, क्योंकि भ्रष्टाचार की उंगलियां, और वो भी सैन्य धाम में उठने वाले जिस व्यक्ति के वो आप पर माथे पे कलंक लगा हो, उसको अगर अंदर रखा हुआ है अभी भी, तो ये माने पूरी जमात वो जमात है जो इस राज्य में जिससे लोग करा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, इनको गद्दी से उतारने के लिए जो स्थिति आज आक्रोश नेपाल के युवाओं में दिखाई दे रहा है, वही। ठीक है तपलाल साहब, लौटेंगे आपके पास में और मेहमानों को भी हम चर्चा में जोड़ते चलेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए रतनमणि डोभाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रतनमणि जी, क्या कहना चाहेंगे? कल का जो वाकया, ये जो पूरा वीडियो सामने आया, अपने आप में बहुत कुछ कह रहा था। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि भाई उन्होंने साफ तौर पर, भले ही बॉडी लैंग्वेज को लेकर थोड़े सवाल जरूर हों, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कहा कि सचिव ने फोन उठा लिया, एडीएम ने फोन उठा लिया, लेकिन डीएम की ओर से फोन नहीं उठाया गया, मुख्यमंत्री के पास फोन करने के बाद उनका फोन उठता है। क्या डीएम को जवाब देना चाहिए था? क्या सार्वजनिक स्थल पर इस तरीके की चीजें, इस तरीके की बातचीत होनी चाहिए थी? गरिमा,
ये शासन और प्रशासन में एक लक्ष्मण रेखा होती है। अब उस लक्ष्मण रेखा को जब पार करने की कोशिश करता है कोई भी हो, चाहे वो मंत्री हो या नौकरशाह हो, और तब इस तरह की चीजें आती है और वो शोभनीय नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। उस स्तर पर मंत्री है और डीएम है, आईएएस है, वो उनका अपना हुआ है, लेकिन दोनों से ही मैं ये समझता हूँ कि चूक हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। और आज हम जो हमको चर्चा करनी थी, जो हमारे डिबेट का विषय होना चाहिए, वो कैसे लोग जो आपदा ग्रस्त हुए, आपदा कई मामला है, ये अगर तनातनी भी हुई है तो उस पर जो चर्चा होनी चाहिए, लोगों के जो घाव हैं उस पर नमक छिड़कने वाली बात होती है कि मंत्री भी सार्वजनिक रूप से किस तरह से करते हैं और डीएम भी कैसे कर रहे हैं। दोनों ही अपने जो लक्ष्मण रेखा है वो पार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे समय में आप ये कृत्य कर रहे हैं कि जब लोग हमसे ये उम्मीद करते हैं कि उनके कोई आंसू पोंछने आएगा कि नहीं आएगा, वो जो बर्बादी हुई है उस पर कोई चर्चा होगी कि नहीं हुई, और इस आपदा के कारण क्या है, कौन इसके पीछे, कोई जिम्मेदारी इसकी लेगा कि नहीं। सरकार के स्तर पर, विभाग के स्तर पर कहीं तो चूक हो रही है। प्राकृतिक आपदा कोई नई बात नहीं है, बार बार हम लोग ये चर्चा करते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक इन आपदाओं को कौन न्योत रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कोई कभी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, जो इस पर चर्चा करें। लोग ये चाहते हैं कि कोई हमारे दुखड़ा तो सामने रखे, कोई हमारे दुख में तो कोई शामिल हो, उस पर चर्चा तो करें। और उस पर चर्चा नहीं करने के बजाय हम बीच में दो लोगों के बीच जो लूल टॉक है और वो देख रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। वो ठीक है, थपलियाल जी ने उन सब ने कहा है कि वो बहुत ऐसे पवित्र आदमी तो है नहीं, गणेश जोशी जी सब कुछ है, अब वो सरकार में है, कहीं नहीं होते तो अब तक तो उनको बाहर होना चाहिए था, लेकिन वो उन पार्टी का मामला है कि उनको ऐसे लोग ज्यादा पसंद है तो वो उनको ढोएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे घड़ी में जब लोग त्रस्त हो रहे हैं सारी चीजों से, उस पर चर्चा ना करके हम इस पर चर्चा करें। मैं ये समझता हूँ कि ये वो चर्चा का इस तरीके से विषय होना ही नहीं चाहिए था। होना ये चाहिए कि अगर सहस्त्र धारा में ये सब हुआ, टोंस नदी में ये हुआ, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आपके यहाँ क्या है, ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटियां हैं, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, उसका एक प्लान है, महायोजना वो बनाता है, एक जोनल प्लान बनाता है, और उसके बाद जो रिवर में किस ढंग से आपने वहां किया, और ये पैसा भी सरकार का जो इनको बनाने के लिए और जमीनों के लिए, बीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जो स्वरोजगार योजना है, बहुत सारे लोगों तो उससे बैंकों से कर्जा लेकर इस तरह से वो नदी नाले में बैठे। तो ये दुर्घटनाओं के लिए वो जिम्मेदार नहीं है अथॉरिटी। एमडीडीए के खिलाफ तो हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि उनके कारण ये सब कुछ हो रहा। आपने कैसे वहां पर ये सब इस प्रकार के निर्माण होने दिए। लेकिन वो इसमें क्या होता क्या है कि हम इस चर्चा को छोड़ के इस पर चर्चा कर लेते हैं, तो ये जो जिम्मेदार हैं इन आपदाओं के लिए, मैं तो कह रहा हूँ जो थराली में भी हुआ, गराली में हुआ, जो हरसिल में हुआ, सब कुछ हुआ, वो उसके लिए कोई जिम्मेदार है, लेकिन वो जिम्मेदार कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, और न सरकार किसी पे जिम्मेदारी देने के लिए तैयार है। ये मेरा कहना है। अभी इतने लोग मर गए, सरकार तो वो बताने के लिए भी अभी तैयार नहीं है कि लोग मारे कितने गए। बाहर से कर रहे हैं कि कल ही आ गई थी कि 13 सब मिल गए हैं, तो सरकार अभी 13 भी स्वीकार नहीं कर रही है, उनके यहाँ 5-6 ही चल रहे हैं वो। तो ये जो चक्कर है, और जो दिख रहा है, जो सामने दिख रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉली में जा रहे हैं, उसमें लोग बैठे हुए बहते हुए जा रहे हैं, उन घरों में क्या मातम होगा, उस मातम पे चर्चा करने के बजाय हम एक आईएएस अधिकारी और एक भ्रष्ट मंत्री जो हमारी छाती पे बैठा हुआ है, उत्तराखंड के लोगों की छाती पे बैठा हुआ है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि किसी की कोई बेइज्जती नहीं है। दोनों अपने मिलके वो कर लिया, वो भी सॉरी कर लेता, डीएम भी कर लेता, तो कोई मुश्किल वाले नहीं, बड़ी बात नहीं थी कि आखिर वो सरकार मंत्री है तो सरकार है वो।
और वो मंत्री अगर सरकार में है तो उसने कर क्या लिया फिर उस आईएएस अधिकारी का? ठीक है। तो वो उसकी भी नहीं सुनी जा रही है। तो ये बहुत गंभीर विषय है और मैं यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ये लक्ष्मण रेखा है, बारीक सी लक्ष्मण रेखा है, उसका पालन करना चाहिए दोनों पक्षों को, अधिकारियों को भी और मंत्री को भी और जनप्रतिनिधियों को भी। अगर जब हम उसका उल्लंघन करते हैं तो ये स्थितियां पैदा होती हैं और जो लोगों के सवाल होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं और ये सवाल सामने आ जाते हैं। ये भी लोगों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के सवाल खड़े उठा दिए जाते हैं। मैं ऐसा मेरा मानना है, मैं ऐसा ठीक है। समझता चलिए अब हूं मंजू जी से कि जवाब इस देते हैं। समय मंजू जी, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कहीं ना कहीं उसको तो पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं बाकी के लोग, और ज्यादा फोकस उनका कहना है कि इस पूरे कॉन्वर्सेशन से आपदा वाले लोगों पर होना चाहिए था जो उससे प्रभावित है। मंजू जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? अच्छा, हाँ रीना जी, जी आपसे सवाल है। गरिमा जी, अभी आपने मेरे पूर्व वक्ताओं को सभी को सुन लिया और आपको सबका निचोड़ जो कंक्लूजन क्या मिला कि एक भ्रष्ट मंत्री इस समय किस तरह से लेकिन विपक्ष का भी फोकस, अरे वो विपक्ष का भी फोकस आपदाग्रस्त लोगों पर होना चाहिए ना, जो उससे प्रभावित है, ना कि किसी एक वीडियो को मुद्दा बनाने का। हमारे सभी नेता, चाहे वो प्रीतम सिंह जी हो, आपने देखा होगा जमीनी तौर पर जाके वहां पर डटे रहे, चाहे वो राजकुमार जी हो, चाहे वो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हो, जहां भी आपदा आई है सब युद्ध स्तर पर डटे रहे। लेकिन एक मंत्री जो कि, और फिर इस मंत्री से जो ये भ्रष्ट मंत्री हैं, जो जिन्होंने अभी सभी ने कहा, तपियाल जी हो चाहे बडोनी जी, सभी ने कहे, इनका व्यवहार तो जग जाहिर है। जिस इंसान ने जानवर को नहीं छोड़ा, अनबोलता जानवर को नहीं छोड़ा, उसकी टांग तोड़ दी, वो इंसान को क्या छोड़ेगा? उनसे हमें क्या व्यवहार की? तो वही कहते हैं कि ये संस्कार जो है बहुत बड़ी चीज होती है। और ये सैन्य धाम, बताइए, एक सिपाही जो कि फौज का भगोड़ा है, फौज से गद्दारी करके भागा हुआ है, उस इंसान को आपने सैन्य धाम इतना बड़ा काम दिया, जिसने शहीदों के घरों से जो मिट्टी आई उसका अपमान किया सैन्य धाम के नाम पर। कितना, हर चैनल के माध्यम में, आप लोगों के चैनल के हर चैनल के माध्यम से मैंने कहा कि इतना बड़ा घोटाला जो शहीदों के नहीं हुए, जिन्होंने देश के लिए जान दे दी, वो भला किस जो अधिकारी के होंगे? और जहां तक बात आई आपदा में, वो डीएम साहब ऑलरेडी लगे हुए थे। डीएम जो है बंसल, हम डीएम साहब की बात नहीं कर रहे, हम डीएम साहब की बात नहीं कर रहे। विपक्षी दल क्या सिर्फ इस पूरे वीडियो को मुद्दा बनाने के लिए ही पूरा ध्यान लगा कर रखा है, या वाकई उनका ध्यान पीड़ितों पर भी है जो इस आपदा में पीड़ित है? नहीं मतलब आरोप विपक्ष पर ये लग रहा है कि उसने इस वीडियो को मुद्दा बनाया। विपक्ष जो है डटा हुआ है और विपक्ष ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने को हमेशा 24 घंटे डटा हुआ है। किसी ने, अगर धामी जी ने किसी जो है अधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया तो धामी जी का तो नाम नहीं लिया गया ना। मैंने कहा ना, बिना आग लगे धुआं तो उठेगा नहीं। आज जो कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति करे, अरे भाई जग जाहिर वो वीडियो क्या कांग्रेस वाले ही देख रहे हैं, भाजपा वाले नहीं देख रहे हैं, यूकेडी वाले नहीं देख रहे, कि देश की, इस राज्य की जनता नहीं देख रही, कि पूरे देश के लोग नहीं देख रहे? आप बार बार विपक्ष क्यों राजनीति कर रहा है? आपके मंत्री का व्यवहार जग जाहिर है। मैंने कहा नहीं, जिसने, और मुझसे पहले तपियाल जी ने, जिसने घोड़े को नहीं छोड़ा, घोड़े की टांग तोड़ दी, अनबोलता जानवर को नहीं छोड़ा, उसका इंसान से किस तरह से जो है उनसे अच्छे व्यवहार की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? ठीक है थपलियाल साहब, समय जो है पूरा थपलियाल साहब, विपक्ष का फोकस कहीं ना कहीं बस उस मुद्दे पर और उस मंत्री पर ही हो गया है कि किस तरीके से सत्ता पक्ष के कोई भी मंत्री, मंजू जी ठीक है, अब हो गया ना, आएंगे आपके पास वापस से। थपलियाल साहब, पूरा फोकस बस किस तरीके से सरकार को घेरने का मौका मिल जाए, इस पर ऐसा लगता है कि रहता है, बजाय इसके कि पीड़ितों को सही मदद मिलती रहे। एक बार भी मैंने विपक्ष के उससे ये नहीं सुना कि फ़ोन उठाने वाला प्रकरण क्यों नहीं पूछा गया, कि फ़ोन क्यों नहीं उठा, मंत्री जी फ़ोन क्यों कर रहे होंगे अगर ऐसे मौके पर जब आपदा इतनी ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रही है। रीना जी, मैं बोलूंगी कि फोन नहीं उठा, वो ढंग से भी समझाया जा सकता था, अपने हाव भाव ठीक कर ले, ये उनका आपत्तिजनक है। राज्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मैडम कि यहाँ राजनीति बहुत ज्यादा हो गई। मैं जब काशीपुर गया था एक अपने कार्यक्रम में,
वहां के लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ तो हर पत्थर में नेता बैठा हुआ है, हम परेशान हो गए। सबसे पहला काम जो कोई भी आदमी क्या कर रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों को फोन करके धमकाने का, उनको नीचा दिखाने का, ये हमारा राजनीति का एक शुरू बन चुका है इस राज्य में। बहुत बड़े, जब कभी भी कोई होता है, इवन हम बीमार पड़ता है कोई, तो हाँ डॉक्टर साहब को सर दर्द कर देता है, हाँ डॉक्टर साहब इसकी तबीयत कैसी है। उसी तरह से अगर ये मंत्री, सबसे पहले विधायक का काम उस सीन पे नहीं होता है। जब आपदा आती है, तो जब हम छोटे थे, हम पूरी जिंदगी भर हमने देखी है आपदाएं। आपदा में सबसे पहले पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम, ये लोग आते हैं सामने। ये कार्यपालिका के मुख्य अंग होते हैं जो जनता के साथ रात दिन चलते उठते बैठते हैं। लेकिन जो नेता हैं, इन्होंने अपना राजनीति का खेल बना दिया है आपदा को। आपदा में इतनी बड़ी राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी करने लगी है कि जब धराली में भी आपदा आई तो मुख्यमंत्री वहां वीडियो बना रहे थे। दुख हुआ हमको, किस तरह से हमें सच्ची बातों का पता लग रहा था। अब उन सच्ची बातों के बीच में जब मुख्यमंत्री की वीडियो, और उसके ऊपर सबसे बड़ा दुख तो हमें तब हुआ कि आपदा में इससे बड़ी राजनीति क्या हो सकती है कि प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पे आता है, एयरपोर्ट पे पूरा एक हॉल तैयार किया जाता है, और 1 महीने के बाद आपदा पीड़ितों को प्रधानमंत्री के आगे पेश किया जाता है, और जो रियली जो आपदा पीड़ित थे उनको दरकिनार करके ट्रेंड आपदा पीड़ितों को उनको प्रधानमंत्री के आगे पेश किया जाता है। मासा की रिपोर्ट में साफ साफ आया है कि किस तरह से। तो हमको दुख होता है, हमें दुख होता है कि हमने इस राज्य को इन तमाशों की राजनीति के लिए नहीं किया था। आज का जो टॉपिक है, आपका टॉपिक आज चैनल ने दोनों मुद्दों को रखा था। एक मुद्दा था कि साहब ये जो दोनों का व्यवहार, कार्यपालिका विधायिका का ऐसा आमना सामना जो पूरे राज्य के लिए एक गंभीर बना। बच्चे देख रहे हैं ये एक आईएएस के साथ एक धूर्त मंत्री कैसा व्यवहार कर रहा है। ये भी चिंतन, ये बहुत बड़ी राजनीति है। अगर हमारे बच्चे सीखेंगे कि अगर आईएएस को इस तरह से तू ता रहबे करके बातचीत, डीएम में कितनी बड़ी पावर है। डीएम राज्य का मालिक होता है मैडम, मालिक। अगर प्रधानमंत्री अगर आते हैं तो डीएम सुप्रीम होता है, डीएम ही प्रोटोकॉल होता है। आप ये चीज हम कैसे भूल रहे हैं? लेकिन जवाबदेही तो मंत्रियों की होती है ना, क्या जवाबदेही मंत्रियों की नहीं होती? हमने इसके पहले भी कई मौकों पर देखा है, ये कोई पहला वाकया नहीं था। और मुझे, अगर आप भले देखिए बॉडी लैंग्वेज पर कुछ भी सवाल उठा लीजिए, उनके पूछने के तरीके पर कुछ भी सवाल उठा लीजिए, कोई गलत बात कही क्या गणेश जोशी जी ने? उन्होंने सिर्फ इतना कहा फोन नहीं उठाया। नहीं और ऐसे क्रूशियल टाइम पर मैम लौटेंगे। देखिए अभी कांग्रेस पर तो ये आरोप लग रहा है कि आपदा में आप अवसर ढूंढ रहे हैं। अभी थपलियाल साहब, ऐसे आपदा के मौके पर अगर डीएम फोन नहीं उठाएगा या कोई भी जिम्मेदार अधिकारी फोन नहीं उठाएगा तो यही विपक्षी दल खड़े हो जाएंगे कि डीएम कुछ नहीं कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है। तब तो हम सवाल प्रशासन से ही पूछते हैं कि उसका काम फोन उठाना नहीं है। जब एसडीएम ने उठा लिया, एडीएम ने उठा लिया, तो व्हाई यू वांट डीएम? नहीं थपलियाल साहब, ये दोहरी बात हो गई। थपलियाल साहब, ये दोहरी बात हो गई। थपलियाल साहब, अभी आप क्या कह रहे थे? कई मौकों पर ऐसा होता है जब आप ये बात कहते हैं कि रूलिंग पर्सन जो है उसने फोन नहीं उठाया, मुख्यमंत्री को खुद जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि अभी पहुंच जाएं किसी जगह पर, कोई आपदा आए, मुख्यमंत्री ना पहुंचे तो विपक्ष पूरी तरीके से अलर्ट हो जाता है, तुरंत मुख्यमंत्री पर निशाना साधने लग जाता है। और अभी अगर सबसे बड़ी पर्सनालिटी, अभी आपने खुद कहा कि एक जिले का राजा होता है डीएम, तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती? और कोई छोटी आपदा थी जी, उसकी जिम्मेदारी मंजू जी प्लीज, मंजू जी अभी शांत रहिए, बीच में नहीं बोलते ना मंजू जी प्लीज। डीएम ऑफिस में नहीं बैठे थे, आपदाग्रस्त क्षेत्र में। मंजू जी आप प्लीज शांत रहेंगी क्या? मंजू जी आपको आवाज मिल रही है मैडम? आप प्लीज बीच में नहीं बोलेंगे कृपया करके। थपलियाल साहब आप बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो डीएम अपने काम पे है, अगर उसका फोन नहीं भी उठा तो हमारे को पब्लिकली मंत्री जी को उनको अपमानित नहीं करना चाहिए था, निश्चित तौर से। क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि महानगर का अध्यक्ष
इनका होम स्टे में क्या मिला? नशा। एक पार्टी, रेप पार्टी होती हुई मिली, और उसके बाद एक विधायक डीजीपी को बोल रहा है कि तुम्हारा सिंघम ऐसा काम कर रहे। वो बेचारा सिंघम, लोग कह रहे हैं कि पूर्व सैनिक संगठन उस सिंघम को सलूट करता है जिसने वहां पुड़िया पकड़ी, नशा पकड़ा। और ऐसा व्यवहार अगर इन पार्टी लोगों का मिलेगा तो क्या छुप सकता है? ऐसे अधिकारी को गाली देकर, उनको नीचा दिखाकर तुम बड़े बन सकते हो? नहीं बन सकते मैडम, नहीं बन सकते। आज आपदा में मैं जानता हूं कि जब से ये मसूरी का विधायक बना है, इसने बहुत जगह अवैध निर्माण कराए हैं। मैं विटनेस हूं। आज जो आप बोलोगी नदी नाले में कैसे बसे हुए हैं, इसी ने बसाए हुए हैं पूरे नदी नाले में। आप चलिए ऊपर नया गांव पे, मैं इतने अवैध, वो बता, इवन मसूरी से लेकर आप देहरादून आइए और कभी बीच में कोई वो नहीं होता था। आज जगह जगह कदम कदम पे दुकानें बन गई है जंगल के अंदर। कौन बना रहा है? कौन कर रहा है ये काम? क्या हम नहीं जानते? ठीक है, देखिए, लेकिन वो एक अलग विषय हो सकता है जब आपदा जैसा मौका है और ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, तो उस वक्त पर चाहे मंत्री हो या फिर डीएम हो या कोई भी प्रशासनिक अफसर हो क्यों ना हो, सभी को एक्टिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि यही विपक्ष तब खड़ा हो जाता है कि डीएम फोन नहीं उठा रहे, डीएम तो मौके पर नहीं पहुंचे। और ऐसा नहीं है कि तब एसडीएम से काम चल जाता है, तब आप ही लोग ये बैठ कर कहते हैं कि भाई वो पर्सनालिटी क्यों नहीं पहुंची। तो मुझे लगता है सभी को एक्टिव होना चाहिए, वो कोई भी हो। ठीक है, लौटेंगे सर आपके पास में। मीनाक्षी घड़ियाल जी का रुख कर लेते हैं, महामंत्री यूकेडी की ओर से हैं। मीनाक्षी जी, क्या विपक्ष या सीधे तौर पर हम कांग्रेस को कोट कर लेते हैं, आपदा में अवसर की तलाश में है और गणेश जोशी वाले मामले को पूरी तरीके से सिर्फ इसी वजह से उठाया गया, या वाकई इस तरीके का घटनाक्रम सार्वजनिक रूप से नहीं होना चाहिए? देखिए, इस बात को हम पहले भी बोल चुके हैं कि इस प्रकार का घटनाक्रम जो है वो सार्वजनिक तौर पे नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि ये कोई समय नहीं था इन सब चीजों को उठाने का, क्योंकि अभी जो समय है वो आपदा पीड़ितों के समस्याओं को उठाने का था। उनके ऊपर क्या एक्शन हो रहा है, जैसा कि अभी डोभाल सर ने बहुत क्लियरली बोला कि जो मुद्दों को किस प्रकार से भटकाया जाता है, ये शायद ये राजनीतिक दल जो है बहुत अच्छे से जानते हैं। और वाकई में ये बहुत ही मतलब दुखद है कि इस टाइम पे जो बात होनी चाहिए थी वो बात कहीं ना कहीं गौण हो गई है। कितने लोग आपदा में ग्रसित हुए, कितने लोग काल के ग्रास में समाये, उनका कोई आंकड़ा नहीं है। और हम लोग जो है बहस कर रहे हैं कि डीएम को इस तरह बोल दिया या उस तरह बोल दिया। हालांकि ये गलत है और इस पे एक लिखित कार्यवाही आराम से भेज के हो सकती है, लेकिन इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाना, और वो भी ऐसे समय में जब हम लोग देहरादून के अंदर देख रहे हैं कि कितना नुकसान हो चुका है। कई पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, कई सड़कें टूट चुकी हैं, लोग जो है वो बह चुके हैं। इन सब इस टाइम पे, जहाँ पे आज की तारीख में हम बात कर रहे हैं कि हम साथ हैं, लेकिन साथ आ रहे हैं, तो हमें वो सवाल भी जो है प्रॉपर सवाल करने पड़ेंगे कि आज की जो आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। और जो गणेश जोशी जी हैं, जो एक सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, उनसे तो उनके पास तो सवालों की झड़ी लगी हुई है कि उनका तो हम आय से अधिक संपत्ति का मामला हो, चाहे ये शक्तिमान का पैर तोड़ने का मामला हो, चाहे ये सैन्य धाम का मामला हो, कितने ही मामले उनके पास सवाल खड़े, उनके मुंह के सामने ये सवाल खड़े हैं। और वो जब इस तरह की बात करते हैं ना, नैतिकता वाली, तो दुख तो होता ही है कि ये कौन नेता हैं जो नैतिकता की बात कर रहे हैं, जिनको शायद नैतिकता की स्पेलिंग तक नहीं आती होगी। वो आज खड़े होकर डीएम को, प्रशासनिक अधिकारी को इस तरह की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो सत्ताधारी पार्टी की है। जो खनन, लगातार नदियों में जो खनन हो रहा है, उस खनन के बारे में सवाल होना चाहिए कि आखिर ये जो इलीगल खनन है, क्या उसका कारण है? क्यों ऐसा बादल फटने की घटनाएं जो कभी सुदूर पहाड़ियों पे हुआ करती थी और इक्के दुक्की हुई, लेकिन उन सब पर कोई चर्चा नहीं है। आपने कहीं नहीं सुना होगा, हमने पहले भी कहा था कि ऐसा नहीं है। पहले बादल फटने जैसी घटनाएं सिर्फ पहाड़ी इलाकों में, अभी सहस्त्रधारा में भी जो घटना हुई, मतलब इसकी भी उम्मीद बहुत कम होती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में हाइट एरियाज पर ये चीजें थोड़ा माना जा सकता है, उम्मीद हो सकती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन मैदानी इलाकों के नजदीक बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं और इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है कि आखिर वहां पर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, लौटेंगे हम आपके पास में। एक बार डोभाल जी का रुख करते हैं, उसके बाद जल्दी से सतीश जी के पास में जाएंगे। डोभाल जी, वही बात निकल कर बार बार आ रही है कि प्राथमिकता क्या है।
राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ और सिर्फ मुद्दे और विरोध कैसे हो एक दूसरे का, सिर्फ उस पर नजर रहती है। इतना बड़ा नुकसान और सहस्त्रधारा में जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, उसके लिए क्या कुछ होना चाहिए, कभी किसी ने शायद चर्चा में एक भी बार ये सोचा तक नहीं। देखिए गरिमा, मैं वही कह रही हूँ, जो यही चर्चा का विषय होना चाहिए था, जो लोगों के साथ जुड़ सके उनके दर्द में। अगर कम से कम हम उनको कुछ उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, उनका दुख में शामिल तो हो सकते हैं कि उनके साथ जो बीती है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, या कोई अदर हो, चाहे पत्रकार हो, कुछ भी। ये मैं फिर ये चीज दोहरा रहा हूँ, इन आपदाओं के लिए केवल और केवल आप प्रकृति को दोष नहीं दे सकते। इन आपदाओं के लिए कोई जिम्मेदार है, और वो जिम्मेदार जब तक उनको आप कटघरे में नहीं खड़े करते हैं तो ये आपदाएं इस तरह के न्योते आप रहेंगे। आप कैसे ये सब कुछ होने दे रहे हैं? आप ये एमडीडीए से क्यों नहीं पूछा जाता कि आपका जो मास्टर प्लान है, आपका जो ज्वलन प्लान है, उस प्लान से इधर आप कैसे निर्माण और गतिविधियां होने दी जा रही हैं? उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। कैसे आप रिवर बेल्ट में लोग इतने बड़े बड़े 4-4 5-5 मंजिले आपने होटल का, ये एक सफेद पोस्ट लोगों का, ब्यूरोक्रेट्स का, और कुछ ये जो बिल्डर्स लोगों का, इनका एक कॉकस बन गया है। ये देहरादून में नहीं है, ये हरिद्वार में जहाँ ये डेवलपमेंट प्राधिकरण है, उन सब जगहों में ये लोगों को ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और इन्हीं लोगों का ये अपने निर्माणों को सुरक्षित रखने के लिए, उसी में मदद करने के लिए फिर दूसरे जो गरीब लोग हैं, जो उनके यहाँ मजदूरी करते हैं, उनको भी झुग्गी झोपड़ी वहां पास में दिलाने। कल को कोई अधिकारी वगैरह कुछ अगर छेड़ने आता है तो हल्ला करने के लिए वो भीड़ हो जाती है, और जब जरूरत होती है तब इनको वो जो गरीब लोग हैं वो बुरे लगने लगते हैं कि ये तो गंदे लोग हैं, उनको हटा दें। वो दोहरी मार उन पे पड़ती है। ये इस आपदा के लिए मैं तो ये समझता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं और इस सरकार को, शहरी विकास मंत्री है, वो शासन को गंभीरता से ये जो जिम्मेदारी, अगर आप किसी को दंडित नहीं करते हैं इन सब उसके लिए, तो आप फिर वो सुधार नहीं कर सकते। हम न्योत रहे इसको। अरे ये आपदा पहले भी बादल फटते थे, लेकिन ये नुकसान इस ढंग से नहीं होता था। लोग उन जगहों से दूर बसते थे। आपने पर्यटन ये करने के लिए सारा, एक तो तीर्थाटन की स्थिति कर दी प्रदेश की, जो 4 धाम में जो लोग तीर्थाटन करने आते थे। अब पर्यटन आप कर रहे हैं तो आप नदी नालों में करा रहे हैं कि उनको मौज मस्ती के लिए वहां पर आप बसा रहे हैं, सरकारी पैसे भी, ऋण भी दे रहे हैं उनको, और वो सारी मौज मस्ती ले रहे हैं। और ये जो ठीक है डोभाल जी, आप जल्दी से सतीश जी की एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद में फिर वाइंड अप करते हैं। सतीश जी क्या कहना चाहेंगे? सर, बस राजनीतिक दल होने के नाते आप लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आम जनता के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वो मुद्दे बना रहे हैं और आप उस पर क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए गरिमा जी, बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं, मुझे एक एक करके इनके जवाब देने जल्दी दीजिए। से, बहुत कम। जैसे बात आएगी जो शहीदों के नहीं हुए, अब ये मेरा मुंह मत खुलवाइए। मैं इनसे कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि आपने आर्मी के प्रति, फौज के प्रति आपका क्या रवैया, शीर्ष नेता से लेकर नीचे तक का, वो तो सभी को, पूरे देश को पता है, तो उस बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूं, वो सबको सर्वविदित है। इसके बाद हम आते हैं, जो ये बात आई कि हमारे बड़े बड़े नेता जो हैं वो आपदाग्रस्त क्षेत्र में चले गए। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके, कांग्रेस पार्टी के, जो ये बोल रहे हैं, इनके हरीश रावत जी चले गए। तो मैं कहना चाहता हूँ, हरीश रावत जी का शाम को लाइव एक आता है, एक लाइव वीडियो आता है, और वो कहते हैं कि मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से बोलता हूं कि वो कोई भी कठोर से कठोर अगर कोई कार्रवाई करनी है वो करें, कोई कानून बनाना वो बनाएं, और हम उनके साथ हैं। हम उनके साथ हैं, कोई भी कठोर से कठोर कानून बनाने में हम उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं, आज आप बोलते हैं कि नदियों के किनारे ये नहीं होता, तो मेरे को ये लगता है कि हरीश रावत जी को सबसे पहले अपना जो आदेश है उसको देखना चाहिए था। जब वो सरकार में थे तो उन्होंने गंगा नदी को एक नहर का दर्जा दे दिया था। तो आज हरीश रावत जी किस मुंह से बात कर रहे हैं? और दूसरी बात एक और है, हरीश रावत जी को पहले अपनी ही पार्टी के लोगों को बताना पड़ेगा, जब बिंदाल और रिस्पना नदी पे जो एलिवेटेड रोड बन रही है उसके लिए हमारी सरकार
जब वहां डीपीआर बनने के बाद वहां पे बस्तियों में मुआवजा देती है कि नदी तल से इतने क्षेत्र में बस्ती खाली करानी पड़ेगी, तो इन्हीं के संगठन के लोग वहां जाके जनता के बीच में जाते हैं और बोलते हैं नहीं, आपको खाली नहीं करानी है, आपको अपनी जमीन खाली नहीं करनी है, आपको अपनी कुल मिलाकर देखिए आपके जवाब में भी सारे जवाब उन्हीं बातों के हैं जो राजनीतिक दलों की ओर से लगाए गए। मैंने सवाल पहले ही किया था कि कम से कम प्राथमिकता क्या है वो तो स्पष्ट कर दीजिए। जो लोग जो पीड़ित आपको सुन रहे होंगे या आपको सुनेंगे तो वो ये कैसे सोचेंगे कि आपने उनके बारे में भी कुछ सोचा है, क्योंकि आप तो सिर्फ विपक्षों के द्वारा लगाए गए आरोपों पर ही उनका आपका सारा फोकस है, तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। एक तरफ वीडियो वायरल होने के बाद लगातार घमासान चढ़ गया है, डीएम को विपक्ष का साथ मिल गया है, लेकिन इन सभी आरोप प्रत्यारोपों के बीच में आपदा पीड़ितों के साथ कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।